तो हम पढ़ रहे थे मेवाड़ राजवंश और कल वाली क्लास में हमने महाराणा रायमल के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे उनके पुत्र महाराणा सांगा के बारे में और जिनका शासनकाल 1509 से 1528 ईस्वी तक है। और सबसे पहले हम महाराणा सांगा के बारे में आज क्या क्या पढ़ेंगे उन पर चर्चा कर लेते हैं। हम सबसे पहले इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, फिर हम इनका दिल्ली के साथ संघर्ष देखेंगे, फिर हम इनका मालवा के साथ संघर्ष और लास्ट में गुजरात के साथ संघर्ष। अब देखिए महाराणा सांगा या संग्राम सिंह के जीवन में संघर्ष संघर्ष संघर्ष, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए अगर मैं कहूँ कि महाराणा जो सांगा है वो राजा या महाराणा या राणा कम थे बल्कि सैनिक ज़्यादा थे, ठीक है, तो इसमें कोई दोहराई नहीं होगा। और जब कहते हैं कि महाराणा सांगा की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1528 को, तो उस समय इनके शरीर पर छोटे मोटे 80 घाव थे और इन्हीं घावों पर टोड एक बात कहता है कि महाराणा सांगा सैनिकों का भगना अवशेष थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम महाराणा सांगा के जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ, इनके पिता का क्या नाम है, इनकी माता का क्या नाम है, इनका राज्याभिषेक कब हुआ, राज्याभिषेक, इन सभी बातों पर चर्चा करते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1482 में। इनके पिता का नाम महाराणा रायमल, हमने पढ़ा था कल वाली क्लास में, और इनकी माता का नाम रतन कंवर। और हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था कि रायमल की संतानों के बारे में, पृथ्वीराज, जयमल और सांगा के बारे में। पृथ्वीराज जिनकी मृत्यु हो जाती है जब वो सिरोही जगमाल देवड़ा के पास गए होते हैं, तो उनको ये जहर की गोलियां दे देता है जगमाल देवड़ा, और वहाँ पे कुमलगढ़ में पृथ्वीराज जिन्हें उड़ना राजकुमार कहते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। और जयमल सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा जाता है। और कल वाली वीडियो में मैंने आपको ये सारी कहानियाँ बताई थी। और अभी सांगा बचा था, और सांगा हम पढ़ रहे थे कि ये सांगा भागकर चला जाता है अजमेर, श्रीनगर, करमचंद पुआर के पास, क्योंकि तीनों भाइयों में उत्तराधिकारी युद्ध होता है, संघर्ष होता है, और सांगा को दोनों भाई मारना चाहते हैं, मारने का प्रयास करते हैं, और सांगा चला जाता है अजमेर, श्रीनगर में करमचंद पुआर के पास और वहाँ पे रहने लगता है। जब 1509 में रायमल बीमार होते हैं, तो उसमें रायमल सांगा को बुलाते हैं, साथ में करमचंद पुआर को अजमेर से बुलाते हैं, एक दूत भेजकर मेवाड़ दोनों आते हैं। और यहाँ पे 5 मई 1509 को महाराणा सांगा है उनका राज्याभिषेक किया जाता है, ठीक है। अब और मैंने अब कल वाली क्लास में आपको बताया था, जैसे ही मैंने कहा था कि महाराणा सांगा जब राणा बनते हैं तो उसमें इन्होंने करमचंद पुआर को राउत की उपाधि दी थी और बम्बोई की जागीर दी थी। ये कल बात हमने की थी। और हमने अभी पढ़ा कि रायमल है वो सांगा और करमचंद पुआर को अजमेर से बुलाता है, श्रीनगर से, और यहाँ पे राज्याभिषेक करता है किसका, सांगा का, 5 मई 1509 को। और करमचंद पुआर भी उसमें मेवाड़ में मौजूद था। और जैसे ही सांगा महाराणा बनते हैं तो करमचंद पुआर को राउत की उपाधि देते हैं और बम्बोई की जागीर देते हैं, ठीक है। ये बातें इतनी याद रह जाएगी। और यानी महाराणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ, तो 5 मई 1509 को। अब हम पढ़ते हैं कि महाराणा सांगा का जब राज्याभिषेक हो रहा था उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, मालवा का सुल्तान कौन था और गुजरात का सुल्तान कौन था। अब याद रखिएगा, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब महाराणा सांगा का राज्याभिषेक होता है उसमें दिल्ली, मालवा, गुजरात तीनों के शासक अलग अलग थे। जब दिल्ली, मालवा, गुजरात तीनों का महाराणा सांगा के साथ संघर्ष होता है उस समय भी जो दिल्ली, मालवा, गुजरात तीनों के शासक अलग अलग थे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यानी जब सांगा का राज्याभिषेक हो रहा था, राज्याभिषेक, उसमें दिल्ली, मालवा, गुजरात, ठीक है, का शासक कौन कौन था। तो यानी यहाँ पे राज्याभिषेक और संघर्ष, यानी जब संघर्ष हुआ उसमें शासक कौन था और राज्याभिषेक हो रहा था उस समय शासक कौन था। तो दिल्ली का जब राज्याभिषेक हो रहा था उस समय सिकंदर लोदी था। ये सिकंदर लोदी वही है जिसने आगरा बसाया था। और जब दिल्ली के साथ सांगा संघर्ष करते हैं उस समय कौन था, तो इनका पुत्र इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी क्या था, दिल्ली का सुल्तान था। और मालवा की बात करें तो मालवा का राज्याभिषेक के समय सुल्तान था नासिर शाह, और संघर्ष के समय नासिर शाह का पुत्र था महमूद खिलजी सेकंड।
याद रखिएगा महमूद खिलजी सेकंड है ये, महमूद खिलजी फर्स्ट वो है जिनका कुंभा के साथ संघर्ष होता है। इसके बाद गुजरात की बात करें तो यहाँ पे महमूद बेगड़ा राज्याभिषेक के समय गुजरात का सुल्तान था, जबकि संघर्ष के समय कौन था? मुजफ्फर शाह सेकंड। ठीक है, तो ये ध्यान से देख लीजिएगा एक बार फिर से। और अब हम बात करते हैं महाराणा जो सांगा का दिल्ली के साथ संघर्ष होता है उस पर बात करते हैं। तो ये याद रख लेना आप, जो राज्याभिषेक के समय कौन दिल्ली का सुल्तान था और संघर्ष के समय कौन था। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे दिल्ली के साथ संघर्ष। ठीक है, और दिल्ली के संघर्ष के समय, दिल्ली के साथ जब सांगा संघर्ष करते हैं उस समय कौन था राजा वहाँ का दिल्ली का सुल्तान? तो इब्राहिम लोदी। तो यानी दो युद्ध होते हैं दिल्ली के इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच। कौन कौन से? तो दिल्ली संघर्ष देखते हैं सबसे पहले। दो युद्ध होते हैं, एक आपका खातौली का युद्ध, खातौली युद्ध। खातौली कहाँ पे पड़ता है? तो ये कोटा में आपका। कब हुआ? 1517 में। और एक होता है बाड़ी का युद्ध, बाड़ी का युद्ध। बाड़ी स्थान कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपका धौलपुर में। कब हुआ? 1518 में। ठीक है, तो दो युद्ध होते हैं दिल्ली के साथ, एक खातौली कोटा का युद्ध। ठीक है, इसमें कहते हैं कि इब्राहिम लोदी और जब सांगा के मध्य युद्ध होता है तो इब्राहिम लोदी 6 घंटों में है वो मैदान छोड़ के भाग जाता है। और इस युद्ध में कहते हैं कि सांगा काफ़ी वीरता से लड़े थे और इस युद्ध में सांगा का बायां हाथ कट जाता है, यानी बायां हाथ कट जाता है और पैर में इनके एक गोडे में तीर लगता है। गोडा आप समझ जाते हैं, थोड़ा मैं अपनी भाषा भी बोल लेता हूँ। ठीक है, तो गोडे पे तीर लगता है और ये लंगड़े हो जाते हैं। तो ये बातें याद रखिएगा। वैसे याद रखने वाली बात क्या है, इसमें लंगड़े हो जाते हैं। और उसके बाद में एक छोटी सी मैं कहानी मुझे याद आ गई तो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें जब ये एक हाथ इनका कट जाता है, इनके गोडे में तीर लग जाता है, ये लंगड़े हो जाते हैं और कई घाव भी छोटे मोटे और लग जाते हैं। तो उसमें कहते हैं कि जब एक प्रथा होती थी, रिवाज होती थी, उसमें कहते हैं कि मेवाड़ में क्या होता कि जब सरदार इकट्ठे होते, यानी मेवाड़ में 3 प्रकार के सरदार होते थे। पहले श्रेणी के उमराव, उसके बाद में सरदार सीधा, उनको सरदार कहते थे, एक गोल के कहते थे। ठीक है, इन प्रकार के 3-4 श्रेणियाँ होती थी, 3 श्रेणियाँ मुख्य रूप से होती थी। ठीक है, तो उसमें जब ये सारे सरदार इकट्ठे होते थे तो उसमें जो महाराणा या राणा होता था वो इनको हाथ जोड़ के ऐसे, जब ये दरबार लगाते थे उसमें ऐसी रिवाज होती थी कि हाथ जोड़ के ऐसे जो नमस्कार वगैरह करता था। ठीक है, तो सांगा का एक हाथ बायां कटा हुआ था, तो सांगा ने ऐसे एक हाथ खड़ा किया और सांगा उस दिन वो शासन पर बैठे ही नहीं, नीचे बैठ गए। अब जो सारे जो सरदार थे, उमराव थे, वो खड़े हुए और सांगा जी से पूछा कि क्या हुआ राणा जी, ऐसे नीचे कैसे बैठ गए आप? तो राणा जी यहाँ पे कहते हैं कि बहुत ही दुखी, कहते हैं कि हमारे प्राचीन भारत में एक रिवाज है कि जब मूर्ति टूट जाती है तो उसकी जगह नई मूर्ति की स्थापना की जाती है और उसकी पूजा की जाती है। इसी प्रकार प्रजा के लिए उनका राजा होता है। जब राजा पूर्ण है वो उसी समय तक है वो अपनी प्रजा की रक्षा कर सकता है, लेकिन जब वो राजा ही पूर्ण नहीं है तो वो अपनी प्रजा की रक्षा कैसे कर सकता है? इसलिए आप में से कोई नया महाराणा घोषित कर दीजिए। और मैं महाराणा अब नहीं रह सकता क्योंकि उस समय बाएं हाथ कर चुका था, लंगड़े हो चुके थे गोडे से। ठीक है, इस प्रकार की बातें थी। तो जो सरदार थे वो कहते हैं कि सांगा जी, राणा जी, ये घाव आपके कोई घोड़ी का पीछे करते हुए तो आपके लगे नहीं होंगे, यानी आपने कोई ऐसा थोड़ी है कि शिकार कर रहे थे कहीं पे घोड़ी से गिर गए वगैरह, ऐसे तो आपके मतलब ये घाव लगे नहीं, ये तो आपको युद्ध में लड़ते हुए आपके ये घाव है और घाव ही क्या है? वीरों के आभूषण है। तो इस प्रकार मोटिवेट करते हैं कौन? ये सरदार और उमराव। ठीक है, तो बाद में महाराणा सांगा है वो शासन ग्रहण फिर से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे खातौली युद्ध होता है। तो याद रखिएगा किन किन के बीच में होता है? इब्राहिम लोदी वर्सेस सांगा। विजय कौन होता है? सांगा। अब इस युद्ध का बदला लेने के लिए इब्राहिम लोदी खतौली युद्ध के बाद एक अगले साल बाड़ी धौलपुर का युद्ध करता है। इसमें वो अपने सैनिकों को भेजता है 2, मियाँ माखन
और मियाँ हुसैन, दोनों सेनापतियों के नेतृत्व में ये सेना भेजता है और इस सेना को भी सांगा पराजित करता है और सांगा इस युद्ध में भी जीत जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दिल्ली के साथ संघर्ष आपको समझ में आ गया होगा। बीच में मैंने आपको एक छोटी सी कहानी भी और बता दी थी। तो ये दिल्ली का साथ संघर्ष था। खातौली का युद्ध होता है, इसमें भी सांगा जीतता है। और बाड़ी धौलपुर का युद्ध होता है 1518 में। यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि इब्राहिम जो लोधी था उसके सेनापति मियाँ माखन और मियाँ हुसैन थे और इनको भी सांगा है वो पराजित करता है। तो 2 युद्ध हुए थे, दिल्ली के साथ संघर्ष हुआ था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मालवा के साथ संघर्ष। ठीक है, अब मालवा के साथ संघर्ष हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मालवा के साथ संघर्ष के क्या कारण थे? तो एक तो हम पढ़ते हैं कि वो सांगा है वो उत्तर भारत में अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था। अब उसको प्रभाव स्थापित करना है तो जो बड़े बड़े राज्य हैं उनको तो हराना पड़ेगा, तभी एक पॉपुलरिटी या फिर हम कह सकते हैं एक प्रसिद्धि मिलेगी बड़े शासक को, और ये बड़ा शासक माना जाएगा सांगा तभी जब वो एक बड़े राज्य को हराएगा। तो इस प्रकार की कुछ महत्वाकांक्षाएं थी, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी किसकी? सांगा की। पहला कारण तो ये था राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी। दूसरा हम कहते हैं कि मालवा में कि मेंदिनी राय जो कि चंदेरी का था, इसकी सहायता करते हैं सांगा। और ये महमूद खिलजी सेकंड उस समय मालवा का सुल्तान था, उसका विरोधी था। तो यानी सांगा के द्वारा मेंदिनी राय की सहायता की जाती है, ये भी कारण था। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे कारण थे। अब मालवा के साथ संघर्ष को अगर मैं डीपली आपको समझाऊं तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो फिर मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो याद रखिएगा मालवा का पहले राज्याभिषेक हो रहा था, उस समय सांगा का तो शासक था नासिर शाह। नासिर शाह के 2 पुत्र थे, एक था महमूद खिलजी सेकंड और एक था साहिब खां। अब जो मेवाड़ी सरदार क्या, जो मालवा में जो अमीर लोग रहते थे, जिस प्रकार यहाँ हमारे मेवाड़ में जैसे सरदार वगैरह होते थे, उसी समय जहाँ पे मालवा जहाँ पे मुस्लिम शासक रहा करते थे उसमें जो दरबारी लोग थे उनको अमीर बोला जाता था। तो ये अमीर है वो साहिब खां को क्या है अगला सुल्तान बना देते हैं, यानी सुल्तान बना देते हैं। और दोनों भाइयों के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था। यानी हम कह सकते हैं कि मालवा की जो आंतरिक जो कमजोरियाँ हैं या आंतरिक कमजोरी थी मालवा में, इसलिए ये सांगा के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ थी कि वो आक्रमण करे। ठीक है, तो ये सारी बातें चल रही थी। तो साहिब खां को जो अमीर लोग थे, अमीर लोग ये बनाना चाहते थे, लेकिन महमूद खिलजी ने क्या किया, मेंदिनी राय जो चांदेरी का था, यानी चांदेरी का ये राजा था मेंदिनी राय, तो इससे सहायता ली। किसने? महमूद खिलजी सेकंड ने। तो ये सहायता लेके जाता है, साहिब खां को हटाता है अपने भाई को, और यहाँ पे महमूद खिलजी सेकंड है वो क्या बन जाता है, मेंदिनी राय की सहायता से मालवा का सुल्तान बन जाता है। जब ये मेंदिनी राय की सहायता से मालवा का सुल्तान बनता है तो ये क्या करता है, मेंदिनी राय को एक बहुत बड़ा पद देता है, अपना प्रधानमंत्री बनाता है, मुख्य सेनापति बना लेता है। तो इस कारण जो अमीर थे वो महमूद खिलजी और मेंदिनी राय के विरुद्ध हो जाते हैं। कौन से? जो अमीर लोग थे। और साहिब खां तो विरोधी था ही, क्योंकि इसके गद्दी छीन ली गई, तो मेंदिनी राय के विरुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, और ये गुजरात वालों से भी सहायता लेते हैं, दिल्ली वालों से भी सहायता लेते हैं, और मेंदिनी राय और महमूद खिलजी पर आक्रमण करते हैं। और इस युद्ध में कहते हैं कि इतनी बड़ी संयुक्त सेना थी, दिल्ली वाले भी थे, गुजरात वाले भी कुछ सैनिक थे, और ये साहिब खां भी था, और जो मालवा के अमीर लोग ये भी थे। इनको मेंदिनी राय पटक पटक के मारता है, सभी को हराता है, और महमूद खिलजी सेकंड को फिर से एक बार सुल्तान बना देता है। और यहाँ पे मेंदिनी राय को जब सुल्तान महमूद खिलजी बनाता है तो ये अमीर लोग हारे हुए हैं, फिर भी ये महमूद खिलजी के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये हिंदू है, कल को आपको मार के ये मालवा का सुल्तान बन जाएगा, तो यहाँ पे ये मुस्लिम जो राज्य है ये बिखर जाएगा, यहाँ पे हिंदुओं का राज आ जाएगा। इस प्रकार ये महमूद खिलजी को जो अमीर लोग थे ये मेंदिनी राय के विरुद्ध भड़काते हैं, और मेंदिनी राय है
के विरुद्ध कौन भड़काते हैं? अमीर। किसको? महमूद खिलजी सेकंड को। तो महमूद खिलजी सेकंड मेंदिनी राय पे आक्रमण करता है, इसको मारने का प्रयास करता है और मेंदिनी राय चला जाता है महाराणा सांगा के शरण में, ठीक है। और इधर से जो गुजरात वाले भी थे वो भी महमूद खिलजी के साथ आ जाते हैं। गुजरात का कौन था? मुजफ्फर शाह। और यहाँ पे सांगा है, इनको हराते हैं। किनको? मालवा वालों को साथ में हरा देते हैं और मालवा वालों को हराते हैं, गुजरात वालों को हराते हैं, इनको भगा देते हैं। और सांगा की शरण में जब मेंदिनी राय जाता है तो ये गागरोन देते हैं। किसको? मेंदिनी राय को, ठीक है। गागरोन मेंदिनी राय को दे दिया और यहाँ पे मेंदिनी राय का पुत्र था भीमसेन, वो यहाँ पे रहने लगता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इतनी बातें हो गई। अब हम पढ़ते हैं गागरोन का युद्ध, क्योंकि मेंदिनी राय गागरोन में रह रहा है और सांगा ने शरण दे रखी है और मेंदिनी राय को गागरोन का सारा अधिकार दे रखा है, ठीक है। तो इसलिए जो मालवा का जो सुल्तान था महमूद खिलजी सेकंड, ये आक्रमण करता है गागरोन पे। और गागरोन पे जब आक्रमण करेगा तो सांगा है वो सहायता देने जाएंगे मेंदिनी राय को, यानी सहायता करेंगे और दोनों के मध्य युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? गागरोन का युद्ध। गागरोन या गागरोन लिख दूँ, ठीक है। गागरोन का युद्ध कब होता है? तो 1519 में। किन किन के मध्य? तो एक तरफ महाराणा सांगा, ये जो कहानी मैंने आपको बताई ये थोड़ा एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगी। वैसे ये कहानी याद नहीं करनी आपको, ये सीधा गागरोन का युद्ध याद करना है, किन किन के मध्य हुआ, ठीक है। क्या कारण थे? कारण था कि एक महाराणा सांगा उत्तर भारत में अपना राजनीतिक या अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे, हम कह सकते हैं कि इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी। और दूसरा कि महाराणा सांगा ने मेंदिनी राय को सहायता दी थी, जो कि मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी का विरोधी था, ठीक है। और एक कारण लास्ट में मैंने बात की थी कि यहाँ पे जो आंतरिक जो कमजोरियाँ थी, मालवा का जो शासन था, उत्तराधिकारी युद्ध दोनों भाइयों में छिड़ रहा था, तो इसीलिए ये सांगा के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये गागरोन का युद्ध था 1519 में। महाराणा सांगा एक तरफ, मालवा का महमूद खिलजी सेकंड। सांगा इस युद्ध में महमूद खिलजी को पटक पटक के मारता है, हरा देता है। विजय कौन होता है? सांगा, ठीक है। ये था आपका मालवा के साथ संघर्ष। अब हम पढ़ते हैं गुजरात के साथ संघर्ष। गुजरात के साथ संघर्ष के क्या कारण थे? पहले कारण देख लेते हैं। एक सबसे बड़ा कारण था कि कुंभा के समय से भी, यानी कुंभा जब राजा थे उस समय से दोनों के मध्य संघर्ष हो रहा है। यानी कुंभा का संघर्ष हमने पढ़ा था, कुतुबुद्दीन के साथ था, गुजरात का सुल्तान था। तो हम कहते हैं कि कुंभा के समय से ही दोनों के मध्य संघर्ष चला आ रहा था और ये गुजरात वाले बदला लेना चाहते थे, क्योंकि कुंभा ने इनके पूर्वजों को हराया था, ठीक है। ये भी कारण था। इसके अलावा हम कहते हैं कि जो नागौर क्या था? नागौर पे महाराणा सांगा ने अधिकार कर रखा था और यहाँ से ये टैक्स वसूलते थे, ठीक है, टैक्स वसूलते थे। तो गुजरात वाले क्या करना चाहते थे? नागौर एक मुस्लिम राज्य था, तो इसलिए गुजरात वाले इसको स्वतंत्र कराना चाहते थे, नागौर को स्वतंत्र कराना चाहते थे। तो ये भी एक युद्ध का कारण था। तीसरा हम पढ़ते हैं इडर का उत्तराधिकारी संघर्ष, यानी ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है, सबसे इंपॉर्टेंट कारण यही है। तो इडर का उत्तराधिकारी संघर्ष क्या था, इस पर बात कर लेते हैं। ये 3 कारण थे, यानी कुंभा के समय से ही संघर्ष होता आ रहा था दोनों रियासतों में। और इसके अलावा नागौर जहाँ से सांगा टैक्स वसूलता था, ये एक मुस्लिम राज्य था, गुजरात वाले इसको स्वतंत्र कराना चाहते थे। और लास्ट कारण हमने क्या पढ़ा था? इडर का उत्तराधिकारी संघर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे इडर का उत्तराधिकारी संघर्ष समझिएगा। इडर में 2 भाइयों रायमल और भारमल दोनों के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष हो रखा था। तो इधर ये इडर गुजरात में पड़ता है, यहाँ पे कोई राजपूत रियासत थी, तो यहाँ पे रायमल और भारमल दोनों के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष हो रखा था। तो गुजरात के मुजफ्फर शाह सेकंड, इसने भारमल को सपोर्ट किया और रायमल को सांगा ने सपोर्ट किया। अब दोनों सपोर्ट कर रहे थे, और यानी भारमल को कौन सपोर्ट कर रहा है? गुजरात का मुजफ्फर शाह। रायमल को कौन सपोर्ट कर रहा है? सांगा। तो अब दोनों के मध्य युद्ध होना था। तो इधर भारमल और मुजफ्फर शाह की संयुक्त सेना थी और इधर सांगा रायमल की। तो सांगा इस युद्ध में
यानी जो गुजरात के साथ संघर्ष होता है, यानी ईडर उत्तराधिकारी संघर्ष है, उसमें किसको हराता है? भारमल और मुजफ्फर शाह सेकंड को हराता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये था गुजरात के साथ संघर्ष। अब हम पढ़ेंगे बाबर के साथ संघर्ष, यानी खानवा का युद्ध पढ़ेंगे। कल वाले वीडियो में वियाना भरतपुर का युद्ध पढ़ेंगे। और बाबर के साथ जो खानवा का युद्ध होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस युद्ध के क्या कारण थे और इस युद्ध के बाद जब हुआ तो इसमें सांगा की तरफ से कौन कौन लड़े, वो सारी बातें करेंगे। और सांगा की हार के क्या कारण थे और इस युद्ध के क्या परिणाम महत्व निकले, वो भी हम पढ़ेंगे कल वाले वीडियो में। ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं कल वाले वीडियो में।